एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ मायावती का मोह है, तो एक तरफ कांग्रेस की गठबंधन की अगुवाई करने की आस है। सवाल ये कि क्या चेहरे की चाह इंडी गठबंधन की गांठ खोल देगी? क्या चेहरे पर दावेदारी इंडी की एकता पर भारी पड़ जाएगी? और गठबंधन के साथियों के एक दूसरे पर आजमाए जाने वाले सियासी दांव क्या 2024 से पहले गठबंधन में तनाव पैदा करने जा रहे हैं? आज खास गेस्ट पैनल के साथ इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। चौबीस की लड़ाई इंडी ने चेहरे में फंसाई। सीटों की शेयरिंग बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी स्थान मिले, उसकी रणनीति तैयार की। कुछ ऐसा हम नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के निर्माता हैं। नीतीश का अध्यक्ष नाम 2024 की दावेदारी। चेहरे पर दावेदारी, इंडी की एकता पर भारी। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। मायावती का मोह, चेहरा बने तो साथ हूं। पूरे देश में 20-22% दलित वोट है, जो आज भी हमारा 13.5% इंटैक्ट है उत्तर प्रदेश में। अगर ये कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री कर दें, वो सारा का सारा एक साथ वोट आ जाएगा। चेहरे की चाह इंडी गठबंधन की गांठ खोल देगी। अभी तक दूर दूर तक बीएसपी का कोई इस गठबंधन में आने जाने का चर्चा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक जगह आ जाएं। एक गठबंधन, कितने चेहरे? नीतीश, मायावती, खड़गे। और डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आप देख लीजिए। हमारे पहले राउंड का सवाल ये कि इंडी गठबंधन चेहरे की लड़ाई में फंस गया है क्या ये स्थिति पैदा हो गई है क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो आप देखिए। नीतीश का अध्यक्ष दांव 2024 की दावेदारी है क्या नीतीश कुमार इसीलिए अध्यक्ष बन गए कि 2024 में अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया जाए? हमारे तीसरे राउंड का सवाल है कि चेहरे पर दावेदारी, विपक्ष की एकता पर भारी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि चेहरे की जो दावेदारी है वो विपक्ष की एकता पर भारी हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? इस सवाल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रियंका गुप्ता जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। क्या वाकई में ऐसा है क्या कि 24 से पहले इंडी गठबंधन चेहरे की लड़ाई में फंस गया है? जिस तरीके से दावेदारी अलग अलग दलों की तरफ से की जा रही है और जैसे बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है क्या कि पेच फंस गया है? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह की चौथी मीटिंग के बाद जो चीजें निकलकर सामने है, उसे साफ जाहिर होता है कि किसी तरह का कोई भी मनमुटाव या किसी तरह का कोई भी चेहरे को लेकर कोई परेशानी नहीं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि हाँ, जो संवैधानिक प्रथा होती है, जो संवैधानिक रीति होती है, उसी के अनुसार ही प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। जिस तरह से आज देखें कि ममता बनर्जी जी चाहती हैं कि हाँ, चेहरा होना चाहिए, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो एक रीति होती है कि जिस तरह से चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चेहरा चुनते हैं, वही एक पूरी रीति फॉलो की जाएगी। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जिस तरह 80% सीटों का बंटवारा ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं, और 31 तारीख आते आते बाकी बचा हुआ 100% काम सारा हो जाएगा। परंतु अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उन्हें भी तो बताना पड़ेगा कि उनके जो गठबंधन के जो लोग हैं, क्या वो जातीय जनगणना का जो मुद्दा है उस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ये सारे सवाल भी होते हैं। दूसरी चीज, एक बात और कहना चाहूंगी कि चेहरे की जो बात है, तो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव मुद्दों पर होगा, और मुद्दे ये हैं कि मोदी जी के एक लोकप्रिय सांसद जिनका चेहरा आज भी एयरपोर्ट के बाहर एक पोस्टर में ये लगा हुआ है
कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा, चाहे उसके बदले में जो है हमारी साक्षी मलिक संन्यास ही लेना पड़ जाए। पर ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की और इनके चेहरे की और इनके दबदबे की। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं बीजेपी वाला सवाल बीजेपी से कर लूंगा, उससे पहले आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा। क्या मुंबई में जो नागपुर में जो रैली की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से और वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारने के बाद विपक्षी दलों की तरफ से जो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी सीट शेयरिंग को लेकर या चेहरे को लेकर, आपकी तरफ से वो जवाब था क्या? नागपुर में जो ताकत दिखाई गई उसी का जवाब था क्या? वो जल्दी से देखिए, मुझे लगता है कि नागपुर हमारा जो प्रोग्राम था वो पूरी तरह से हमारी जो स्थापना दिवस का प्रोग्राम था और उसको लेकर जो भी आप उसे शक्ति प्रदर्शन मानते हैं तो आप उसे शक्ति प्रदर्शन मानिए, पर हकीकत ये है कि कार्यकर्ता उत्साहित है और 24 में हम मिलकर चुनाव में जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज कौन चेहरा होगा, कौन नहीं होगा, कितनी सीटें होंगी, ये आपको वक्त रहते पता चल जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इस चैनल पर सारी चीजें डिस्क्लोज करूं और सबसे बड़ी चीज है करिए भाई, जो भी स्ट्रैटेजी करिए, लेकिन पब्लिक फोरम में जो बातें आ जाती हैं उस पर चर्चा की जाती है। दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि चेहरा सामने लाया जाए। वो कह रहे हैं कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसी हिसाब से उसको सीट दे दी जाए, उसके बाद सांसद जीत कर आएंगे और सांसद ये तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा और उसके बाद वही प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन क्या इस पर बात बन जाएगी क्या? जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान सामने आया है या फिर नीतीश कुमार जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष बन गए और उसके बाद उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है कि मैं भी एक मजबूत चेहरा हूं, उनकी पार्टी की तरफ से भी लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लग रहा है कि अखिलेश यादव जो चाहते हैं वही होगा या इंडी गठबंधन के जो बाकी दल हैं वो इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि नहीं भैया चेहरा आगे लाइए, उसके बाद पब्लिक के बीच में जाइए। अच्छा अमित जी, जब से इंडिया मोर्चा बना है उस टाइम से भारतीय जनता पार्टी को तो इंडिया बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन न्यूज चैनल के लोगों को भी इंडिया बोलने में दिक्कत हो रही है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं। अरे आप इंडिया मोर्चा बोल दो, इंडिया ब्लॉक बोल दो, इंडी गठबंधन बोल रहे हो आप। इंडी गठबंधन को क्या इंडी गठबंधन बोलते हो आप? एनडी अलायंस बोलते हो आप? देखिए रहा सवाल लोकतंत्र में। एक सेकंड दीपक रंजन, पहली बात मैं इसमें उलझना नहीं चाहता था। हम एनडीए कहते हैं, नाडा तो नहीं कहते। एक सेकंड, हम एनडीए कहते हैं, नाडा तो नहीं कहते ना। इसी तरीके से आईएनडीआईए कहा जा रहा है। आप इंडिया, खैर हमें उसमें उलझना नहीं। आप इंडिया कहिए, इंडी कहिए, जो आपका मन करे वो कहिए। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। आपको इंडिया, आपको इंडिया, आप अपनी पार्टी की लाइन आप तय करते हैं ना, हमारे चैनल की लाइन हम तय करेंगे। अभी आप जवाब दीजिए जो सवाल आपसे पूछा गया। तो आप बोलिए ना, ये बोलिए, आप बोलिए आपका चैनल नहीं चाहता इंडिया बोलना। अरे हमने जो तय किया हम दिखा रहे हैं। हम आई ये हमने लिख तो दिया, आप पढ़ लीजिए ना। I.N.D.I लिखा है हमने, यही है। आप बोलो अपने सम्मानित चैनल, आप बोलो अपने समाज चैनल पे ना कि आप चैनल जो है। अरे भैया हमने लिख दिया इंडी गठबंधन, अब इस पर क्यों आप उलझे हुए हैं? हमने इंडी गठबंधन लिख दिया। मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। आपका जो मन करे वो बोलिए। मोर्चा बोल दो ना, इंडिया ब्लॉक बोल दो आप। इंडी गठबंधन क्या आप? अच्छा चलिए मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूं। नहीं अब आप मत दीजिए, लोकतंत्र अब आप मत दीजिए, आपका समय समाप्त हो गया। फिर से आऊंगा आपके पास। कौशल कांत मिश्रा जी, क्या वाकई में विपक्ष बगैर चेहरे के जाता है तो आपके लिए ज्यादा चुनौती होगी? क्योंकि अपने अपने राज्य में जो पार्टियां मजबूत है वो अपने ज्यादा सांसद लेकर आए और उसके बाद वो तय करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या किसी एक चेहरे को आगे कर दे तो आपके लिए चुनौती ज्यादा यहां पर चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। वो स्थिति आप देख पा रहे हैं? कौशल, हमारे लिए चुनौती कहीं है ही नहीं। 2024 के चुने हुए जाने वाले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमें कोई चुनौती नहीं है। पर यहां पे जो तमाशा चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। किसी को इंडी गठबंधन से प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग अपने आप को भारतवर्ष यानी इंडिया के बराबर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको घमंडिया गठबंधन कहते हैं। तो ये तो रहा इनका जवाब। और जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि चुने हुए सांसद चुन के लाते थे, चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री का, तो जब इंदिरा गांधी जी थी तब क्या चुने हुए सांसद चुनते थे चेहरा? जब जवाहरलाल नेहरू थे तो क्या चुने हुए सांसद थे चेहरा? नहीं, तब नहीं थे। और तीसरी बात उन्होंने की थी जातिगत जनगणना की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद 51 में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? 61 में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? 71 में क्यों नहीं कराई? और आज तक क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं कराई? क्योंकि उस समय इनका नारा था जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। पर अब क्या हो गया कि जात पर न पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर,
कांग्रेस पहुंची फुटपाथ पर और राहुल गांधी खाट पर। तो ये है हकीकत आपकी, जो समय के हिसाब से अपनी चाल को बदलते हैं राजनीति के चक्कर में, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए, केवल राजनीति के लिए जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। एक तरफ ये नेता है, दूसरी तरफ माननीय मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके पूरे भारतवर्ष को जोड़ करके एक साथ आगे ले जाना चाहते हैं। तो जनता समझदार है। जातिगत जनगणना का पासा अभी 3 स्टेट के चुनाव ने देखा है। हम नहीं, 3 प्रदेश की जनसंख्या जो मेजर प्रदेश है उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। तो इनको कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए। ठीक है, जातिगत जनगणना कराते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जातिगत जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार सेंसस मिनिस्ट्री को है, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती। ठीक है, ओके प्रियंका जी, आप काउंटर करना चाहती हैं? अरे भाई, मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा शब्दों का सम्मान रखे। अभी मैं बिफर जाऊंगी तो क्या होगा कि कौन लेट जाएगा, कौन बैठ जाएगा, कौन खड़ा हो जाएगा। अरे ये नहीं जवाब दिया कि इनके एक लोकप्रिय सांसद का पोस्टर जगह जगह पूरे लखनऊ भर में लगा हुआ है, उस पर जवाब नहीं दिया इन्होंने। दबदबा है, दबदबा रहेगा। अरे ये वो लोग हैं जो मुद्दों पर आते ही नहीं, कौन लेट जाएगा, कौन बैठ जाएगा, कौन मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। अरे सरकार आपकी है, आप कर दीजिए ना, आपकी हिम्मत है। आपकी हिम्मत नहीं है तो आप दूसरों को इसी तरह से जो है घुमा के कि कौन लेट जाएगा, कौन बैठ जाएगा। मैं समझती हूँ कि डिबेट का जो मकसद होना चाहिए वो मुद्दों की बात होनी चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैनल है न्यूज 18, और इसके बावजूद भी इधर उधर की बातें करते, पर ये नहीं बताएंगे कि मुद्दे में असली मुद्दा क्या है। मुद्दे में असली मुद्दा ये है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, और अभी भी तक 2 करोड़ रोजगार युवा पूछ रहा है कहाँ है। 45 सालों में सब ये सब आपके लिए अच्छी बात है ना प्रियंका जी, आप ये सब मुद्दे लेकर जाइएगा पब्लिक के बीच में। क्या पता जो 2014 में नहीं हुआ, 17 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, वो 24 में हो जाए इन मुद्दों को लेकर। मैं आपके पास आ रहा हूं दिनेश शर्मा जी। सर, क्या वाकई में यही स्थिति बन रही है क्या कि चेहरे को लेकर इंडी गठबंधन में पेंच फंस गया है, और नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बन जाने के बाद उनकी दावेदारी को आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी इस डिबेट में जो जितने भी मित्र बैठे हुए हैं, उनमें जो कांग्रेस की मैडम हैं, जब आपने चेहरे पर सवाल किया तो कहाँ तो प्रधानमंत्री का चेहरे पर बात हो रही है कि चेहरा कौन होगा। हाँ। और कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं वो एक सांसद पर आ गई कि जो जिसका उसका नाम, उनका नाम नहीं लिया है। तो प्रधानमंत्री की बात हो रही है या किसी सांसद की बात हो रही है जो पहलवानों की राजनीति करते हैं? पहले तो तय होना कि वो क्या कहना चाहती हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करना चाहती हैं या वो गोंडा में और कर्नलगंज में जाना चाहती हैं जी। एनीवे, ये तो लेवल हुआ। दूसरी बात ये है कि जहां तक नीतीश कुमार का प्रश्न है तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रियंका जी, मैं आऊंगा आपके पास, आप जवाब दे दीजिएगा, पहले आप सुन लीजिए उनको। चुनेंगे, इससे ज्यादा और क्या, किन शब्दों में आपको जवाब चाहिए था? प्रियंका जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दे लीजिएगा। दिनेश जी नहीं कह रहे, मैं सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं ना कि बहस को मछली बाजार नहीं बनाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यही रिक्वेस्ट मैंने दीपक रंजन जी से भी की थी कि हमें उलझना नहीं इस बात में। आपको इंडिया कहना है आप कहिए, हमने इंडी कहना है हम इंडी कहेंगे। मैंने जो मूल सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा प्रियंका जी, आप रखिएगा अपनी बात, उससे पहले अपनी बात पूरी करें दिनेश जी। जी देखिए, इस चेहरे में फंसे हैं नीतीश कुमार भी और फंसे हैं इंडी गठबंधन भी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गांव के अंदर एक कहावत लोग बोलते हैं कि शहर बसा नहीं और लुटेरे इकट्ठे हो गए। अब मुझे बताइएगा कि इनमें से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? अभी एक ने कहा कि मायावती, अभी एक ने कहा कि और भी चेहरे हो सकते हैं। अखिलेश यादव की बात आ रही है। अखिलेश यादव भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं, मायावती उनसे भी ज़्यादा गंभीर मामलों में फंसी हैं। क्या ये देश इस बात को स्वीकार करेगा कि एक साफ छवि के व्यक्ति के सामने इस तरह का भ्रष्टाचारियों का एक समूह खड़ा होकर ये दावा करे कि हम प्रधानमंत्री होंगे? हमें नहीं लगता। ये इलेक्शन का बिल्कुल मूड क्लियर हो चुका है, और फिर अब हम वो नहीं रहे कि हमारी राय कॉमन मैन स्वीकार कर लेता था। अब कॉमन मैन खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है और वो माइंड सेट कर चुका है कि उसको प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना है। ये राजनीति है और लोकसभा इलेक्शन तक अमित ऐसा ही चलता रहेगा। कोई भी इंडी में कोई भी प्रधानमंत्री का ऐसा दावेदार सामने नहीं है जो स्वच्छता के साथ आ सके, नीतीश कुमार जी भी नहीं। ओके, दीपक रंजन जी मैं आपके पास आ रहा हूं।
देखिए, एक कहावत है अपने यहाँ की, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2017 में आप कांग्रेस पार्टी के साथ गए, उसके बाद चुनाव हार गए और दोनों दल अलग हो गए। 2019 में आप बीएसपी के साथ गए, बीएसपी जो कि शून्य पर थी 2014 में, उसकी 10 सीट हो गई, उसके बाद बीएसपी ने आपसे किनारा कर लिया। 2022 में आपने फिर से छोटे छोटे दलों को जोड़ा और चुनाव खत्म हुआ, फिर सबके सब अलग हो गए। अभी इस बार जिस तरीके से आप इस गठबंधन का हिस्सा बने हैं और हर दल की तरफ से अपने अपने चेहरे को आगे करने की कवायद की जा रही है, आप इस बात का आकलन करके चल रहे हैं या नहीं कि आप इससे पहले दूध पीते पीते जल चुके हैं? देखिए अमित जी, समाजवादी पार्टी जनहित में और देशहित में संभावनाएं तलाशती है। हमने संभावनाएं तलाशी थी, निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज आगे आने वाले 2024 में इंडिया मोर्चा अमित जी पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। देखिए, रहा सवाल प्रधानमंत्री के चेहरे का, लोकतंत्र में देश की महान जनता सांसद चुनती है और सांसद जो होते हैं वो संसदीय दल की बैठक का हिस्सा होते हैं और वो संसदीय दल की बैठक में संसदीय दल का नेता चुनते हैं। जो संसदीय दल का नेता होता है वही देश का प्रधानमंत्री होता है। हमारे लोकतंत्र में, हमारे इंडिया मोर्चा में पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता कि दिल्ली से पर्ची आई और उसको किसी ने पर्ची पकड़ा दी और वो उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया। तो लोकतंत्र में, इंडिया मोर्चा में ये नहीं है। और इंडिया मोर्चा देखिए पूरी तरीके से एकजुट है और हमारे बड़े भाई कौशल भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये भी मैं इनके पाखंडिया गठबंधन के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि तीनों राज्यों में जहां आपकी सरकार बनी है और जो राज्यों में आप झूठे वादे करके आए थे, उन राज्यों में आप वादे कब पूरे करेंगे? 450 रुपए का सिलेंडर आपने वादा करके आए थे कि नहीं आए थे? अरे वहां पर आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अरे आप उत्तर प्रदेश में कर दो 450 रुपए का सिलेंडर। वहां पर आपने 2.5 लाख रुपए नौजवानों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया। तो आप अपने वादों पे कब खरे उतरोगे? आप अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें आपने कही, आपने संकल्प पत्र में जो आपने वादे किए, उन वादों को आप इंप्लीमेंट कब करने का काम करोगे? देखिए, देश की जनता और प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है और 5 राज्यों का उल्लेख अभी हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात पर जवाब दे लूंगा कौशल जी से, लेकिन आप फिर भी कट टू कट अगर बोल पाए दीपक जी, कट टू कट अगर बोल पाए, क्या नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाया जाए तो समाजवादी पार्टी इस बात से सहमत में करने जा रही है? नहीं, मैं आपकी बात का जवाब ले लूंगा। मैं आपसे कट टू कट सवाल पूछ रहा हूं, क्या नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाया जाए तो समाजवादी पार्टी उसी तरीके से गठबंधन में शामिल रहेगी जैसे अभी है, या फिर मायावती को भी? मैंने आपसे पूछा। मैं समाजवादी पार्टी का देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के ऐसे से मैं तो चाहता हूं कि देश का नेतृत्व आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी करें। देश के अगले तो हर पार्टी के, उनके नेता का और उनके कार्यकर्ता का अपनी चाहत होती है कि वो अपने नेता को जो शीर्ष पद पे देखना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, आदरणीय मायावती जी की पार्टी हो, या लालू जी की पार्टी हो, या ममता जी की पार्टी हो, या कांग्रेस की पार्टी के नेता हो। कौशल कांत जी, आप जो सवाल दीपक जी की तरफ से पूछेंगे उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ मेरी तरफ से भी एक सवाल है कि 2019 में जब एसपी बीएसपी साथ आ गए तो 2014 के मुकाबले 2019 में तस्वीर बदल गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उसको लेकर आपने खास रणनीति बनाई भी है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि अगर बीएसपी भी इस गठबंधन का हिस्सा हो जाती है तो आपके लिए लड़ाई उतनी आसान होगी जितनी लड़ाई आसान है आपके लिए बीएसपी के अलग रहते हुए इस गठबंधन से। कौशल कांत, देखिए, इतिहास हर चीज का जवाब रखता है। ये वही राजनीति है जहां पर नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। पर जय श्री राम तो यहीं उड़ गए, हवा में उड़ाने वाले खुद उड़ गए। तो उसका जवाब आपके पास है। जब देश का नागरिक जागेगा, जब देश का हिंदू जागेगा, तो कभी भी इस तरह की डिवाइड करने वाली राजनीति कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। और वही हुआ आपने तीनों राज्यों में ये देखा। और जातियां की बात कर रहे थे, जातियां हमारे हिसाब से सिर्फ 4 ही है, महिला, जवान, किसान और जो बचा हुआ ग्रुप है वो, ठीक, गरीब, जवान, किसान, महिला, ये 4 जातियां हैं। बाकी ये जातियों के नाम पे केवल राजनीति हो सकती है। और जो मेरे मित्र कह रहे थे कि पर्ची आ जाती है, नहीं जी, हमारे यहां परिवारवादियों का रिजर्वेशन नहीं है, हमारे यहां सबका रिप्रेजेंटेशन है। और यही वजह है कि हम ही एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, चाहे मंत्री पद हो, चाहे संगठन का पद हो, चाहे जो कैबिनेट मंत्रियों को देखा जाए, चाहे हमारे अपने संगठन का देखा जाए, चाहे आप ओबीसी को देख लीजिए, चाहे एससी एसटी को देख लीजिए, चाहे आप महिलाओं को देख लीजिए, चाहे आप अगड़ों को देख लीजिए, चाहे आप पिछड़ों को देख लीजिए,
सबका रिप्रेजेंटेशन होना ही संवैधानिक जिम्मेदारी है और वो हम पूरा कर रहे हैं। पर वो लोग क्या जाने जिनमें हर परिवार का अपना एक रिजर्वेशन है। राहुल गांधी का रिजर्वेशन गांधी परिवार में है, अखिलेश जी का रिजर्वेशन मुलायम जी के ये परिवार में है, आरजेडी में तेजस्वी का रिजर्वेशन है, जितने भी गठबंधन के लोग हैं सब परिवारवादियों का रिजर्वेशन लेके चल रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं अपने समाजवादी मित्र से कि क्या अखिलेश यादव ओबीसी हैं? इसका जवाब दे के जाइएगा कि क्या अखिलेश यादव स्वयं ओबीसी है या क्रीमी लेयर के नाम पर ओबीसीओं को केवल ठगने का काम किया है? आप मुझे ये बता दें, समाजवादी पार्टी में कोई दूसरी जाति का रिप्रेजेंटेशन है, कोई मंत्री है और ओबीसी है या नहीं, ये जरूर बताइएगा। दीपक रंजन, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूं कि हमको ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो कोई निर्णय लेने की जिसके अंदर क्षमता ना हो, जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको चाहिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहनाने के, स्वागत करने के काम आए। वन मैन शो, वन आर्मी इनकी। और ये क्या परिवारवाद की बात करेंगे? नीचे से लेकर के ऊपर तक गठबंधन में जितने भी लोग हैं इनके, उसमें सब में परिवारवाद भरा पड़ा है। ये क्या परिवारवाद की बात करेंगे? अगर मैं इनका परिवारवाद गिनाने लगूं तो मैं समझता हूं आज की डिबेट क्या कल की डिबेट भी आपकी समाप्त हो जाएगी। इनका परिवारवाद आप पूरे देश में आप नहीं बता पाएंगे। ओके। और प्रियंका जी, मैं आपके पास दलों में जिनके वहां परिवारवाद हावी क्या उनको अपने इन्होंने नहीं रखा। और जिस बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने जवाब दिया था, आपने पर्ची वाली बात कही थी ना, उस पर उन्होंने कहा था कि 2012 में तो कोई पर्ची निकलवाई नहीं गई थी। अब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे थे, इस वजह से मुख्यमंत्री बन गए। बाकी तो समाजवादी पार्टी में और भी बड़े बड़े चेहरे थे ना। वो पर्ची वाली बात में उन्होंने जवाब दिया था। 2012 की बात हो गई। वो आपकी पार्टी के भीतर का लोकतंत्र रहा होगा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, उसी पर खैर उन्होंने सवाल किया। विधायकों ने चुना, प्रियंका गुप्ता मुलायम सिंह यादव कह देंगे कि यही है सीएम कैंडिडेट और विधायक मना कर देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रियंका गुप्ता जी, बीएसपी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि आप मायावती को पीएम फेस बनाइए और सारे के सारे दलित वोट ले जाइए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? एक सवाल तो ये। और दूसरा सवाल ये कि अगर बीएसपी को भी आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन में शामिल कर लेते हैं तो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 80 में 65 पे हम लड़ेंगे, बची 15 उसमें आरएलडी, कांग्रेस और जेडीयू जिसको जिसको जितना बांटना है वो बांट ले। अगर बीएसपी भी इसमें आ जाती है फिर तो आपके लिए मुश्किल और कम हो जाएगी। इसी 15 में बीएसपी को भी देना पड़ेगा या फिर समाजवादी पार्टी में वाले में से काट देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से गठबंधन लोकप्रिय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो डर है वो सीधा सीधा दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अगर मायावती जी के खेमे से भी निकलकर लोग गठबंधन में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो और पॉजिटिव बात है। इसको हम नेगेटिव कैसे ले सकते हैं? अगर लोग गठबंधन में जुड़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ी नहीं चाहते। जुड़ने से पहले एक शर्त भी रख रहे हैं प्रियंका जी, आपने सुना ही नहीं, मलूक नागर बीएसपी के सांसद, उनका यह कहना है कि 22% वोट है हमारा पूरे देश में, आप मायावती को पीएम फेस बनाइए, 22% ले जाइए। भारतीय जनता पार्टी में कौन जुड़ना चाहता आज की डेट में? ये बताइए, कभी सुना आपने कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कोई पार्टी जुड़ना चाहती हो? नहीं जुड़ना चाहती। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से डरती है। इस तरह के जो बहाने हैं, जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी डरेगी नहीं डरेगी वो तो भारतीय जनता पार्टी वाले बता देंगे ना। मैं कह रहा हूं मलूक नागर कह रहे हैं कि मायावती को पीएम फेस बनाइए, 22% ले जाइए। तैयार है इसके लिए आप लोग? अब फिर देखो, ये मुद्दा जो है ना, अभी महिला की बात करी इन्होंने, हालांकि गरीब बोलने में इन्होंने बहुत टाइम लगाया क्योंकि ये गरीबों के ध्यान ही नहीं रखते, तो गरीब बोलने में भी टाइम। मुझे नहीं मालूम है मलूक जी इस वक्त शो देख रहे हैं या फिर बीएसपी वाले कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लियर जवाब दे दे तो उनको एक मैसेज तो मिल ही जाएगा ना कि 22% वोट आपको चाहिए नहीं चाहिए। वो कह रहे 13% तो अभी भी हमारा स्टेक है। बद से बदतर है, युवाओं को रोजगार नहीं है। आप उन 4 जातियों की बात कर रहे हैं ना, किसानों को उनकी एमएसपी का दाम नहीं मिल पा रहा है, ये है वो 4 जातियों के हालात। ठीक है दिनेश जी, मैंने एक सीधा सा सवाल किया, प्रियंका जी ने जवाब नहीं दिया। आपको लग रहा है कि मायावती पर बात बन जाएगी, उनको पीएम फेस बना देंगे 22% वोट के लिए, और बना भी देंगे तो एसपी और बीएसपी के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाएंगे यूपी में? दिनेश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती का समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन हुआ, वो विफल हुआ। कांग्रेस से गठबंधन कुछ समझौते हुए थे, वो विफल हुए। मायावती, मैंने पहले जिक्र किया है कि पहले से ही वो एक ऐसे मुकदमों में फंसी हैं कि उनको ये खतरा है, उनको डर है कि वो भारतीय जनता पार्टी के से अलग हटकर अब नहीं सोच सकती हैं। इसीलिए शर्तें लगाई जा रही हैं। झुकाव है। समय हमारे पास इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा, मैं आप सभी को रोक रहा हूं। समय हमारे पास इतना ही था, हमको समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।
बड़ी बात यही है कि अभी 24 का चुनाव दूर है, गठबंधन बन गया है और गठबंधन दलों की तरफ से अपनी अपनी दावेदारी मजबूत की जा रही है, अपने अपने चेहरे को आगे रखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर सहमति बन जाएगी, या फिर पूरा का पूरा गठबंधन बिना किसी चेहरे के आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करेगा और बाद में तय करेगा कि हमारा पीएम कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। खबरें जारी है, अब बने रहना।